देश के आम चुनाव में कुल जमा 1 साल का वक्त भी नहीं बचा। ऐसे में हरदम चुनावी मोड में रहने वाली मोदी सरकार भी इन्हें लेकर पूरी तरह कमर कस के तैयार हो गई है। साथ ही उसने उन वर्गों को साधने की भी कोशिश करना शुरू कर दिया है जो चुनावी वैतरणी को पार करने में उसके लिए मुफीद साबित हो। और शुरुआती तौर पर उसने जिस मुद्दे पर काम करना शुरू किया है वो है जाति की राजनीति। जी हाँ, बीते एक अरसे में अगड़ा और पिछड़ा के भंवर में उलझी मोदी सरकार ने इस मसले को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। साथ ही यह भी जता दिया है कि चुनाव से पहले वे किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने आनन फानन में SC/ST एक्ट पर संशोधन बिल लाने की मंजूरी तक दे डाली। यही नहीं बल्कि ये ऐलान भी कर दिया कि इस अध्यादेश को सरकार इसी सत्र में सदन में लेकर आएगी। कल ही श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने कल SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज बिल को अप्रूव कर दिया। और तलब है SC/ST एक्ट को लेकर अध्यादेश की मांग पर दलित संगठनों ने 9 अगस्त को फिर से भारत बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर विपक्षी दलों ने भी NDA सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी थी। लिहाजा इस नहले पर अपना देहला पटकते हुए सरकार ने संबंधित एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को हरी झंडी दे दी। वैसे सिर्फ SC/ST वर्ग ही नहीं बल्कि अपनी कोशिशों में मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि मोदी सरकार ने OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी बिल भी सदन में पेश किया। इस पर विपक्ष ने भी सहमति जताई है। खैर, कहा कुछ भी जाए, लेकिन चुनाव से पहले मोदी सरकार जाति को ही अपना सियासी हथियार बनाने की हर कोशिश करती नजर आ रही है। और सरकार का ये दाव कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। जात पात पर सियासत। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की तैयारी कर ली है और कैबिनेट में इस पर संशोधन बिल लाने की मंजूरी दे दी गई है, जिसे संसद किसी सत्र में लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल भी नए सिरे से पेश कर दिया गया है। मोदी सरकार संशोधन के माध्यम से जहां एक और पार्टी से छिटके SC/ST को साधने का कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ OBC बिल के माध्यम से देश के पिछड़े वर्गों को लुभाने की कोशिश है। इसे विपक्ष के दलित कार्ड के बाद मोदी के OBC और दलित कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। दलितों को लेकर अपने ही नेताओं के निशाने पर रही सरकार ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। जी हाँ, यही है हमारा आज का विशेष, जात पात पर सियासत। हम इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने उन मेहमानों से आपका तारुफ करा दें, आपका परिचय करा दें जो हमारे साथ में आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याणी साहब। देवेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं सुदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता। सुदेश जी, आपका बहुत स्वागत है। विकास बोंदरिया जी, BJP नेता। विकास जी, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर KS तोमर साहब हैं, सपाक्स नेता। आपका बहुत स्वागत है। और देवेंद्र सूर्यवंशी, अजाक्स नेता, अजाक्स की नुमाइंदगी करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र जी, आपके पास ही आते हैं। जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि SC/ST को एक तरफ साधने की कोशिश, दूसरी तरफ OBC को साधने की कोशिश। 9 तारीख को भारत बंद का ऐलान। किस परिप्रेक्ष्य में इस पूरी कवायद को देखते हैं? क्या वाकई इससे दलितों का भला होने जा रहा है? देवेंद्र जी। जी, जैसा कि एट्रोसिटी एक्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदलाव किया गया था, उसके उपलक्ष्य में 2 अप्रैल को भारत बंद किया गया था, जिसमें 7-8 लोगों की जानें गई।
उसके बाद भी पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि संसद सत्र में हम उसमें वापस अध्यादेश लेके आएंगे, लेकिन अभी तक अध्यादेश लेके नहीं आए, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हैं। जब पुनः सभी आरक्षित वर्ग के नेताओं द्वारा 9 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया, उसके बाद उन्होंने ये बात रखी गई है। आज हम देखें पूरे देश में आरक्षित वर्ग पे अन्याय अत्याचार इतने ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट में बदलाव किया, जो कि एक्ट एक कवच के रूप में था, एट्रोसिटी एक्ट SC ST वर्ग पे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ये देखना चाहिए कि जब आज इस वर्ग पे आज भी सार्वजनिक शमशान घाटों में नहीं जलाने दिया जा रहा है, आज भी किसी आरक्षित वर्ग के को दूल्हे को घोड़ी पे नहीं निकलने दिया जा रहा, उसके बाद भी एक्ट में बदलाव करने की क्या आवश्यकता पड़ी है? एक्ट में बदलाव गलत तरीके से बदलाव किया गया। आज भी जातिगत भेदभाव पूरे देश में और प्रदेश में किया जाता है। राजगढ़ जिले की ऐसी कई मुद्दे हैं जिनमें एट्रोसिटी एक्ट लगा है, लेकिन अब आप जिस तरह से कैबिनेट में मंजूरी इसको दी गई है, तो आप मानते हैं कि अब इसको लेकर SC ST एक्ट में बदलाव, दूसरी तरफ OBC जो के लिए, तो अब तो इससे भला होगा? आपको लगता है संतुष्ट है इससे मोदी सरकार के फैसले से? नहीं, हाँ संतुष्ट है जी, इससे हम संतुष्ट है कि बदलाव करना चाहिए, लेकिन बदलाव का आज बात रखी है, जब भारत बंद का पुनः आह्वान किया तब ये बात, यानी आपका कहना कि दबाव में हुआ है सारा कुछ? ये पूरा दबाव में। विकास जी क्या कहेंगे? देखिए, दबाव शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं क्या कहूंगा? नहीं, ये देवेंद्र जी जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, देवेंद्र जी की व्याख्या मैं इस मान में सही नहीं समझता कि दबाव शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और मैं तो इस बात से भी सहमत नहीं हूं जो आपने टॉपिक रखा है कि जात बिरादरी की राजनीति है ये। देखिए, सामाजिक वर्ग कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने देखा कि ये वर्ग आपसे छिटक रहा है, जिस तरह से अप्रैल में आंदोलन हुआ, तो साधने की कोशिश तो है ही, वोट बैंक की एक खातिर भी एक चीज है इसको लेकर। नहीं, देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जन आकांक्षा के अनुरूप ही काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो वैचारिक हमारा लक्ष्य है, वो है कि जो समाज का पीछे का वर्ग है, पिछली पंक्ति में खड़ा है, उसे आगे लाने के बराबर अवसर देना। अब एट्रोसिटी एक्ट की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से हमारे जनतंत्र में एक बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग है जो ST SC के नाम से हम जिसे बोलते हैं, OBC बोलते हैं, वो पीछे है। उसे बराबर मौके देने का दायित्व इस सरकार का और समाज का है। उसके लिए हमने कैबिनेट में ये निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने, और संसद में अब उस प्रस्ताव को लेके आ रहे हैं, विधेयक को लेके आ रहे हैं। और देखिए, जहां तक देवेंद्र जी बार बार बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलती, कोई बदलाव तो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया। पहले से जो एक्ट बना हुआ था उसकी आम भावना वो थी जो इतने सालों से प्रैक्टिस होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने उस शब्दावली में कुछ अर्थ निकाल के, कुछ अन्य अर्थ निकाल के अपना निर्णय प्रतिपादित किया, लेकिन जन भावना और कानून बनाने वालों की भावना उसी अनुसार है जो पहले थी, और हम उसे ज्यादा सुदृढ़ करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रस्ताव को लाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इसमें सभी राजनीतिक दल विचार विमर्श भी करेंगे, किया भी है इतने दिनों, और सबकी लगभग सहमति है, इसलिए ये प्रस्ताव संसद के माध्यम से आ रहा है। देवेश जी के पास में आएंगे। देवेश कल्याणी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। देवेश जी, क्या कहेंगे कि एक जाति के सियासी हथियार के रूप में जिस तरह से कैबिनेट में से लाया जा रहा है, पहले जो कुछ हुआ सबने देखा, आगे 9 तारीख की तैयारी है, तो ये पूरे सियासी जाति का सियासी हथियार के रूप में सारा निर्णय मोदी सरकार का? देखिए, मुझे लगता है कि इसका संदर्भ दूसरा है जी। और अगर जो सबसे सुलगता हुआ मुद्दा है असम का जी, NRC के चश्मे से अगर आप देखेंगे जी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जी, जिसमें हम कौन हमारा नागरिक है कौन नहीं है उसकी बात करें। हमारे यहाँ जाति जनगणना पहली और आखिरी 1931 में हुई थी जी। उसके बाद 2011 में हुई जरूर, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सामने नहीं आए। हाँ, धर्म आधारित आंकड़े जरूर बिहार चुनाव के पहले मोदी सरकार ने
सामने लाए थे, जिसमें बोला था कि मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं, हिंदू कम हो रहे हैं। ये 0.9 और 0.7% का अंतर आया था। इस समय इसकी रोशनी में देखने की जरूरत है कि जब एक फ्रंट खुला है और जब ये सामने समझ में आ रहा है कि जब इसके देशव्यापी एनआरसी की मांग हो रही है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि जो जाति जनगणना हुई है उसके आंकड़े सामने रखे जाएं, सरकार उसको सबसे पहले रख दे, ताकि ये पता तो चले कि कौन किस समुदाय के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनका बिखराव क्या है। तो अब ये बात चूंकि बहुत दूर तक जाने वाली है, एनआरसी की बात निकल ही आई है और यह भी जाएगी, तो ये मैं इसको सियासत के उस रूप में देखता हूं कि एक मुद्दा खुलने से पहले ही उसके डैमेज कंट्रोल के लिए तैयारी, जी ये बिल्कुल उसकी तैयारी है, क्योंकि अब ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। और अभी भी जो बिल लाया जा रहा है, इसका मसौदा एग्जैक्टली क्या है, उसके प्रावधान क्या है, उसमें क्या प्लस माइनस है, हूबहू है, या जैसे आज एक अखबार ने छापा भी है कि उसमें गिरफ्तारी का जो अधिकार है, पहले वाले में जो 89 का एक्ट था उसमें तो आपको गिरफ्तार करना ही होता था, लेकिन वास्तविकता के धरातल पे मैं आपको ऐसे सैकड़ों केस बता दूंगा मध्य प्रदेश के राजधानी के, जहां गिरफ्तारी कभी होती ही नहीं थी, अभी भी नहीं होगी। लेकिन उसको प्रावधानिक रूप से क्या करने वाले हैं वो सब देखने का सब्जेक्ट होगा। निश्चित तौर से ये सीधी सीधी सियासत है जी, सीधी सीधी सियासत है। डॉक्टर के.एस. तोमर साहब हमारे साथ में हैं, सपक्ष नेता। किस नज़र से देखते हैं तोमर साहब इस जो कैबिनेट में बिल आया, और क्या लगता है सपक्ष को इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहली बात यह है जी, दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार का काला कानून नहीं है कि जिसमें 78% जनता के साथ इस प्रकार का दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाए। इसमें सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है। इनको राजनीतिक अछूत जैसा माना गया है कि जिसके तरफ उंगली कर दी जाएगी और उसको बंद कर दिया जाएगा, ना उसकी जमानत होगी, ना उसकी कोई जांच होगी, और वो सीधे सीधे सलाखों में चला जाएगा। ये एक ब्लैक मेलिंग का एक हथियार पहले भी था, कई इस बात को कोर्ट ने भी प्रतिपादित किया है, और ये सब लोग जानते हैं कि बहुत से लोग इससे का दुरुपयोग करते हैं। इससे सामाजिक समरसता बिगड़ेगी और निश्चित ही ये देश के लिए विघटनकारी होगा और इससे बहुत ज़्यादा विसंगतियां आएंगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जातिवाद वाली बात कोई होना नहीं चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। हमारे संविधान की मूल भावना ही ये है, इससे हमारी संविधान की जो मूल भावना समानता की जो बात थी ना, उसको कुचल दिया गया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का एक्ट पारित नहीं होना चाहिए, और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन जो दिया था वह एकदम सही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसको ये नहीं कि एकदम लिया और किसी ने भी झूठा उस पर केस लगा दिया और लेके सीधे सीधे उसको बंद कर दिया, उसकी जमानत भी नहीं हो रही है, जेल में एड़ियां रगड़ रहा है, कोई भी आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि नहीं तो हम आपको बंद करा देंगे। और इसी प्रकार के केस के ऊपर ही ये हुआ था कि जब एक केस चल रहा था हरियाणा का, जिसमें किसी अधिकारी ने सीआर खराब लिखी होगी, वो आदमी काम नहीं कर रहा था ठीक से, तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही ये कहा था कि ये प्रतिपादित हो चुका है, अधिकांश केसों में फर्जी केस लगाए जाते हैं और जिसमें कि बिना किसी अपराध के महीनों बंद कर दिया जाता है किसी निरपराध व्यक्ति को। जबकि हमारे संविधान की मूल भावना ये है कि बेशक 100 व्यक्ति बच जाएं लेकिन एक निरपराध व्यक्ति नहीं फंसना चाहिए। तो इसमें तो स्थिति उल्टी थी कि इसमें 99 व्यक्ति जो निरपराध थे उनको बंद किया जा रहा था, और इक्का दुक्का कई घटनाएं होती हैं। देश स्वतंत्र हुए बहुत टाइम हो गया है, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इस प्रकार की बातों से और जातिवाद बढ़ेगा, विघटन होगा। निश्चित ही इसके डैमेज कंट्रोल होना चाहिए, इस प्रकार की मेजर्स होने चाहिए कि जातिवाद के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए। सबका समान बनाया जाना, चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह की कवायद है? बिल्कुल, ये निश्चित ही चुनावी फायदा लेने के लिए किया गया है, और
जैसा कि जब भी किसी दल को लगने लगता है कि हमारे वोट कुछ कम हो रहे हैं तो वह इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है, और उसी में ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाए गए हैं जो कि निश्चित ही देश के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं होगा, सामाजिक समरसता बिगड़ेगी। और दुनिया में ऐसा कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इस प्रकार से बिना किसी जांच किए, बिना किसी परख किए सीधे सीधे किसी निरपराध व्यक्ति को बंद कर दिया जाए। ये काला कानून है, इसका हम सख्त चलिए, हमारे साथ में सुदेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुदेश जी, क्या कहेंगे इस पूरे एक्ट के बीच में एक दलित कार्ड जिस तरह से खोलने की कोशिश विपक्ष ने की थी, क्या ये मोदी का डैमेज कंट्रोल, और ऐसे में अब कांग्रेस एक बड़ा फायदा दिख रहा था इस वोट बैंक का, कहीं आपको लगता है कि अब खिसकता नजर आ रहा है? मैं आपको बताऊं सक्सेना जी, ये भारतीय जनता पार्टी दलितों की घोर विरोधी पार्टी है। इनकी आरएसएस के मोहन भागवत साहब ने बिहार चुनाव के पहले कहा था आरक्षण पे विचार होना चाहिए। हमने देखा जब जब दलितों ने अपने हकों की आवाज उठाई है, चाहे 2 अप्रैल मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, 6 से 7 लोगों को कुचला, मारा, गोलियों से मार डाला, सरकार चुप बैठी रही, इनके बिल्कुल जू तक नहीं रहेगा। जब उन्होंने दोबारा करने की कोशिश की, फिर कैसे कंट्रोल हो गया? कुल मिला के सरकार ने जानबूझ के छूट दी कि दलितों को कुचला जाना चाहिए, रौंदा जाना चाहिए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी दलितों की इतनी ही हितैषी है तो ये जो संशोधन में जो विधेयक जो ला रहे हैं, विधेयक न लाके इसको 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डालते? अगर 9 शेड्यूल में डाल दे तो न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाएगा ये मुद्दा, और ये एक्ट हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा, और दलितों को संरक्षण वो मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। चलिए विकास, जिस तरह से सुदेश शर्मा साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे? सुदेश शर्मा जी तो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। चीज लोकसभा में आएगी, राज्यसभा में आएगी, सुदेश शर्मा जी की पार्टी क्या घबराहट, ये क्या घबराहट है? डालना चाहते हैं? हाँ या ना? क्या ये घबराहट है? नहीं, इस मामले में इस मामले में विचार नहीं बताइए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या 9 शेड्यूल में डालना चाहते दलितों के हितैषी? अगर आप साहब, मुझे तो अभी 9 शेड्यूल ही समझना पड़ेगा। होता है अगर इसमें कोई डाल दिया जाए लोकसभा द्वारा तो उसमें न्यायिक प्रक्रिया में समीक्षा में नहीं रहता हो। चलिए विकास जी के पास आओ। इससे पहले देवेश कल्याणी साहब से समझ ले रहे हैं 9 शेड्यूल की बात, जिसकी बात सुदेश कर रहे हैं। कल्याणी साहब, देखिए वो जो 9 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, अगर इसमें एक्ट आता है और वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होता है तो ये जो कहना चाह रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसा 89 के एक्ट के साथ इस बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया और उन्होंने उसके अंदर कुछ प्रावधान ऐड ऑन कर दिए। देखिए, जबकि उसको एक पीठ पहले ही एक कानून के रूप में प्रतिपादित करके ला चुकी थी, फिर उसके इतने सालों के बाद किसी एक सिंगल केस को लेके बहुत जो ध्यान देने की बात है, उस एक सिंगल केस को लेके उसके अंदर कुछ नए प्रावधान जोड़ दिए जाएं, जब उसमें ये कहा जाए कि साहब रेट ऑफ कन्विक्शन जो वो बहुत कम है, तो बहुत बड़े उससे देखने की बात यह है कि इस तरह के कितने केसेस हैं जिसमें रेट ऑफ कन्विक्शन बहुत लो होता है। आतंकवाद से लेके, दहेज से लेके बहुत सारे मामले हैं, क्राइम अगेन वुमेन, बहुत सारे। तो क्या हम सारे कानूनों में इसी तरह के बदलाव करने जा रहे थे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि ये जिन लोगों के साथ ये होता है मूल रूप से, अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि साहब वो इसमें फर्जी मामले भी हो जाते हैं, ये भी होता है, 90% फर्जी होते हैं। तो किसी आदमी के साथ या किसी परिवार के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो वो जन्म पे आधारित श्रेष्ठता और निकृष्टता उसमें मूल होती है, और अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो ये तय मान के चलिए कि न्यायालय की प्रक्रिया और उसको न्याय लेने के लिए अगर आदमी बहुत पावरफुल है तो उसके साथ वो घटना होना नहीं है, वो कमजोर है तभी इसी तरह की घटना होगी। और जो कमजोर है, क्या वो हमारी न्यायिक व्यवस्था में इतनी सीढ़ियों पर ऊपर चल के और उस कन्विक्शन का फाइनल रिजल्ट आने तक उस युद्ध में खड़ा रहने की स्थिति में होता है? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है कि आखिरी फैसला आने तक वहां कोई। लेकिन कल्याण साहब, देखा जाए एक तरफ जैसे SC/ST एक्ट बिल की बात चल रही है, दूसरी तरफ OBC को लेकर
तीसरी तरफ जिस तरह से देखा जाए आदिवासियों को लेकर आदिवासी सम्मेलन बिल्कुल आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं। देखिए देश की पूरी सियासत अब इस तरह की बात होनी चाहिए जी। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार को सबसे पहले जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करना चाहिए ताकि देश में लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है ये पता पड़े, किसके पास मलाई है और किसकी कटोरी खाली है, बिल्कुल सब कुछ साफ होना चाहिए। अगर आंकड़ों में बात करें तो 24.4% पूरी दलित आबादी है, जिसमें से 16.2% SC है और 8.2 जो है ST है। इसमें अभी जो आने वाला समय है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि 84 सीट्स पे SC और 47 सीट पे ST, ये लोकसभा की बात कर रहा हूं, देश भर की, मतलब 131 सीट ऐसी हैं और देश के कुल जमा 148 ऐसे जिले हैं जहां SC और ST की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50% तक है। तो ये सरकार को बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखने वाली कम्युनिटी है। ये बात सरकार बेहतर समझ रही है और शायद यही वजह है कि अब जातियों और समुदायों का सियासत वाला खेल शुरू हो गया है। और अगर ये हो ही गया है तो मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में बेहतर होगा कि सारी कम्युनिटीज का सामने हो, बिल्कुल, ताकि कम से कम ये समझ में आए कि इस देश में किसकी क्या स्थिति है, संसाधनों में, अवसर में किसकी क्या भागीदारी है, क्या हिस्सेदारी सामने तो आए, ताकि योजना कम से कम अच्छी बने। यस यस। क्या विकास जी काफी अहम बात कह रहे हैं देवेश कल्याणी साहब कि आंकड़े सामने आना चाहिए, किसकी क्या स्थिति है, लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि तात्कालिक फायदा लेने के लिए, चूंकि देखा अब चुनाव है तो इस तरह से अलग अलग आप एक SC/ST एक्ट की बात हो रही है, दूसरी तरफ OBC की बात होने लगी, तीसरी तरफ आदिवासियों की बात होने लगी, लेकिन जो सामने नहीं रख रहे, लेकिन जो कहा जाए जो खास मर्म है जिसकी इलाज की जरूरत है उससे कोसों दूर है। आप उसका डायग्नोस कर ही नहीं रहे हैं कि आखिर किस तरह की बीमारी है, उसका इलाज सही तरीके से हो। आपको नहीं लगता कि चुनावी फायदे के लिए? नहीं, देखिए हर काम को चुनावी सियासत से जोड़ना उचित नहीं है। सामाजिक वर्गों के उत्थान के लिए हमें प्रयास करना है, किसी को प्रोटेक्शन देना है, किसी को अपलिफ्टमेंट का प्रयास करना है। अगर आर्थिक रूप से कमजोर है व्यक्ति तो उसके हमें मोटिवेशन और प्रमोशन का प्रयास करना, वो तो सरकार का कल्याणकारी कदम है। ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है विकास। क्यों नहीं दिख रहा जी? क्यों नहीं दिख रहा? इतनी सारी विकास योजनाएं जो फोकस करके इन सामाजिक वर्गों के लिए चलाई जा रही हैं, अब देखिए पढ़ाई लिखाई से चालू, तो फिर जब इतनी सारी चीजें तो फिर इस तरह के कार्ड खेलने की क्यों जरूरत पड़ती है? ये कार्ड आपकी भाषा है ना, मैं तो नहीं कह रहा, मैं यही तो कह रहा हूँ कुछ कह रहे थे। हर काम देवेश जी से भी मेरा, अगर देवेश जी इसे कार्ड कह रहे हैं तो मैं मतमतांतर रखता हूँ। देखिए कार्ड अभी शब्द इस्तेमाल नहीं कह रहे हैं, आपकी तात्पर्य है तो मुझे बोल तो लेने दीजिए। चलिए आप बोल लीजिए। 2 मिनट। मैं केवल एक अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम जन आकांक्षा को समझ रहे हैं और एक आप बात कर रहे हैं जनसंख्या की, ऐसा नहीं है, जनसंख्या के डेटा तो आता है, ठीक है। 2011 के जनसंख्या का इतना माइन्यूट डेटा तहसील स्तर तक का हमारे पास में जातियों का उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन देखिए हमारे पास अभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होगा, वो सेंसस डिपार्टमेंट के पास है। देखिए जनसंख्या फर्स्टली कुछ पैरामीटर्स पे डिक्लेयर की जाती है, फिर उसकी अलग अलग विभिन्नताएं बाद में बताई, चरणों में बताई जाती है, तो सेंसस डिपार्टमेंट उसे करेगा। तहसील स्तर तक मेरे ख्याल से जातिगत जनगणना जो की गई है उसे तहसील या जिला स्तर तक उसकी घोषणा होना है, वो होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें ST/SC की आबादी नहीं मालूम हो, हर जिले की मालूम है, ठीक है। 2011 का शायद अभी नहीं घोषित हुआ होगा, लेकिन हमें उस 2001 का तो मालूम है ना। चलिए डॉक्टर के एस तोमर साहब के पास में आएंगे। डॉक्टर का डिपार्टमेंट है वो 2001 और 91 की जनगणना के आधार पर रखा हुआ है। अभी आप वेबसाइट खोलिए, आपको पता चल जाएगा। इनके पास 2011 के आंकड़े तक इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो सेंसस उपलब्ध कराएगा, सेंसस वो सरकार भी उसे फॉलो करेगी, तो मुझे लगता है कि वो टेक्निकल बिंदु के ऊपर चर्चा का विषय ऐसा नहीं है। 2001 में जो प्रोपोर्शनेट था, 2011 में बहुत ज्यादा बदलाव हो सकता है क्या सक्सेना जी? हम अगर पुराने फिगर्स को आकलित करते हुए आगे की योजनाएं बना रहे हो, जब तक नवीनतम फिगर उपलब्ध ना हो, तो मुझे लगता है उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार का कोई दोष नहीं है। जनसंख्या में तो सभी प्रोपोर्शनेटली सभी जगह जोड़
जोड़ता है ना। हाँ, तो वो इसी सभी जगह जोड़ता होगा ना, तो प्रोपोर्शनेट तो वही आएगा ना, सब रेशो तो वही आएगा। और जो चेंज आएगा वो दिखेगा। मैं आपको एक देखिए, जो धर्म और जाति पे आ रहा हूं। डेटा तो SC/ST का डिफाइंड है, जो धार्मिक डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है, वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं, वो तहसील स्तर तक होना है, तहसील स्तर तक ही होना है ना, तहसील स्तर तक डिक्लेयर होना है, तो तहसील स्तर तक होना है। बिल्कुल, जाति का तहसील स्तर तक आएगा। डॉक्टर वाला एक छोटी सी बात में कंप्लीट करना चाहता हूं। जी साहब ने अभी विकास की बात कही और शिक्षा की बात कही, मैं इन दोनों चीजों पे तथ्यात्मक रूप से कुछ चीजें रखना चाहता हूं कि विकास वाली जब बात करते हैं और शिक्षा वाली जब बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ से बात को आगे बढ़ाता हूं कि पिछले 5 साल में जब राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, उससे लेके 16 के बीच में जो ड्रॉप आउट का परसेंटेज है वो लगातार बढ़ा है और शिक्षा का स्तर लगातार गिरा है। कक्षा 1 से लेके 5वीं के बीच में छोड़ने वाले बच्चे इस 5 साल में 10 लाख के आसपास हैं, 7वीं से 8वीं के बीच में छोड़ने वाले 4 लाख प्लस हैं, और 8वीं के बाद छोड़ने वाले जो हैं वो 10 लाख प्लस हैं, और उसके ऊपर और हायर एजुकेशन में जाएंगे तो भयावह स्थिति होती चली जाएगी। ये एक बात है। और आपने कहा डेवलपमेंट की बात, तो जो विशेष योजना का पैसा आता है जो 47,000 करोड़, 25,000 करोड़, हजारों करोड़ में जो पैसा है, इसमें से प्लान और नॉन प्लान का जो अंतर है, इसी सरकार ने 2016 में खत्म करा मध्य प्रदेश में। कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये किसी एक इलाके में पुलिया बनाते हैं और उससे कहते हैं SC और ST का विकास हो गया। क्या वो सिर्फ SC और ST के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? टोले मजरों में रहने वाला ST का आदमी आज भी 15% केवल पढ़ा लिखा है। साक्षरता के नाम पे जो 8वीं में आ गए हैं बच्चे, हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल ये है कि वो ढंग से नाम नहीं लिख सकते हैं। चलिए डॉक्टर विकास की और बिल्कुल शिक्षा की है। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर जाति जनगणना के आंकड़े नहीं आते हैं, आर्थिक आधार पर स्थिति क्या है, सामाजिक आधार पर कौन पिछली 5 पीढ़ियों से या 10 पीढ़ियों से टपरे में रहते हुए मर गया, पता तो चले देश को। बिल्कुल। डॉक्टर के.एस. तोमर साहब क्या कहेंगे? ठीक है, SC/ST की बात हो रही है, उसके साथ में जिस तरह से OBC बिल के माध्यम से देश के पिछड़े वर्ग को लुभाने की, साधने की जो कोशिश है, किस नजरिए से देखते हैं? यह भी कैबिनेट में आया है। सबसे बड़ी बात यह है, देश को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष हो गए और अंग्रेज डिवाइड एंड रूल किया करते थे, जातियों में बांटा, अगला पिछला, हिंदू मुस्लिम, भाषाई भेदभाव, ये सब भेदभाव अंग्रेज किया करते थे रूल करने के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। निश्चित ही जब हमारी सरकारें आई तो उनके द्वारा भी जो अंग्रेजों ने किया गया उससे और आगे बढ़ाया गया, और ज्यादा डिवीजन किए गए, और आज स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। यह इस प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले, हम भारतीय हैं, हमें भारतीय बनाना चाहिए, न कि हमें SC बना दिया, ST बना दिया, पिछड़ा बना दिया, अगला बना दिया, मुस्लिम बना दिया, पुरुष बना दिया, स्त्री बना दिया। इस प्रकार से मतलब अलग अलग डिवीजन किए जा रहे हैं और देश को मतलब एक गर्त में ले आया जा रहा है, जातिवाद की ओर ले जाया जा रहा है। देवेंद्र सूर्यवंशी जी, हर बात में जाति का प्रमाण पत्र आप मांगते हो, तो भैया जब सरकारें ही जातिवाद बढ़ाएंगी तो स्थिति क्या होगी? जो है जब सरकारों को ये सब चीज कम करना चाहिए, जब खुद सरकार करने लगेगी तो क्या? देवेंद्र जी के पास तोमर जी, तो मतलब अन्यथा ना लीजिएगा, देवेंद्र जी के पास आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या ऐसा अगर हम अंदाज देखते हैं तो क्या बड़ा दिल के करके सवर्ण समाज, चलिए छोटे-छोटे कमेंट लेंगे, देवेंद्र जी क्या कहेंगे? देवेंद्र जी से लेता हूँ छोटे-छोटे कमेंट। इस तरह एट्रोसिटी एक्ट को काला कानून बताया गया जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत में और संविधान में ऐसा कौन सा काला कानून है जिस कानून के तहत SC/ST वर्ग को दूल्हे को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, सार्वजनिक शमशान में उसको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, शिक्षा की बात करें तो जो हमारे PhD कर रहे हैं छात्रों को PhD नहीं कराया जाता है, कोर्स वर्क से पहले ही उनको बाहर कर दिया जाता है। हम देखेंगे तो ये कौन से कानून के तहत हमारे साथ भेदभाव होता है? आप देखेंगे कहीं भी मीडिया में किसी में कभी अन्य अत्याचार में कि स्वर्ण वर्ग के साथ कभी बलात्कार हुआ,
या उस वर्ग के साथ में घटना हुई, हमेशा ये होगा कि अनुसूचित जाति गलत अंदाज में दलितों के साथ ये आप गलत विभक्ति गलत होता है। एक केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आप जाके देखेंगे तो दबा के उनके परिवार को दबाया जाता है, मारा जाता है, उनसे पूरी सुरक्षा और विकास जी क्या कह रहे हैं, पूरी सुरक्षा दी जाने का प्रयास है और इसके बाद में समान अवसर मिल सके, ऐसा माहौल बन सके। देवेंद्र जी, किसी को कुआं शमशान अलग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सबके लिए सरकार। आप दमों की घटना उठा के देख लीजिए, सार्वजनिक बुंदेलखंड में जाइए, अपराध होना। सुदेश जी काफी देर से हाँ सुदेश जी क्या करें, मैं सुदेश जी को बोल रहा साहब चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारें जातिवाद और धर्म की राजनीति करती है। अरे तो आप भी तो रहे, आप भी लंबे समय शासन में रहे सुदेश जी। कुछ ही दिन पहले यहाँ, अरे सुदेश जी आप भी तो लंबे समय शासन में रहे हो इस देश में। जी हाँ, शासन में रहे तो हमने एकता लाई है, अनेकता में एकता, इसीलिए संविधान का हम सम्मान करते हैं। और हमारे चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कांग्रेस जिम्मेदार है, देश खंडित हो रहा है, संविधान टूट रहा है, कभी नहीं करनी पड़ी। इनकी सरकार में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। किसके खिलाफ की उनने? किसके खिलाफ की? किसके खिलाफ की? किसके लिए की? किसके लिए की? खिलाफ नहीं, मैं तो बोलूंगा किसके लिए। उन्होंने अरे तो किससे परेशानी बताई? रिटायर होने के बाद ये देश की जनता, आने वाली पीढ़ी ये ना कोसे कि हम। अरे तो किसके लिए, किससे परेशानी जताई साहब? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। चलिए, सरकार वक्त की कमी है, मुद्दा बड़ा है क्योंकि सियासत से जुड़ा हुआ है। और आज हमारी इस चर्चा में सुदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमसे जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। देवेश कल्याणी साहब पत्रकार, आपका बहुत शुक्रिया। विकास बनरिया साहब बीजेपी नेता, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के.एस. तोमर सपा नेता, आपको शुक्रिया। और देवेंद्र सूर्यवंशी साहब अध्यक्ष नेता, आपका बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जिस तरह से जाति को लेकर, जात पात को लेकर सियासत का दौर गरमाया हुआ है, जिस तरह से हमने देखा अप्रैल में एक बड़ा दलित आंदोलन हुआ, कई लोगों की जानें उसमें मध्य प्रदेश में गई। एक बार फिर 9 अगस्त को भारत बंद का आह्वान। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो SC/ST एक्ट जिस तरह से कैबिनेट में मंजूरी मिली, OBC बिल मध्य प्रदेश में जिस तरह से आदिवासी सम्मेलन की तैयारी, कुल मिलाकर सभी को साधने की तैयारी, जिससे आने वाले इलेक्शन चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, पार्टी को फायदा मिल सके। सियासत जारी है। आज की चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।